बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज़ एंड स्पीशिएशन। स्पीशीज़ क्या होती है और नई स्पीशीज़ कैसे बनती हैं। तो स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस रिप्रोडक्शन के रिज़ल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर फर्टाइल, यानी कि वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसा नेचुरल कंडीशंस में हो, यानी कि फोर्सफुली उन्हें ब्रीड ना करवाया जाए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, इनको एक स्पीशीज़ के मेंबर्स कहा जाता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंटरब्रीड नहीं कर सकते, और अगर दो स्पीशीज़ को इंटरब्रीड करवाया जाए तो वो फिर नेचुरल कंडीशंस नहीं होगी। तो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ नेचुरली रिप्रोड्यूस ना करने की वजह से सेम स्पीशीज़ के मेंबर नहीं कहलाएंगे। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी तो वो अगर रिप्रोड्यूस कर भी लेंगी, ब्रीड कर भी लेंगी एक दूसरे के साथ, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल नहीं होगा बल्कि स्टेराइल होगा। ठीक है, स्टेराइल का मतलब क्या होता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। दोबारा भी इस किस्म का इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए उन्हीं दो स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस करवाना पड़ता है। जैसे कि हॉर्स की क्रॉस अगर डंकी के साथ करवाया जाए, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो इसके रिजल्ट में म्यूल प्रोड्यूस होता है। म्यूल एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है और हर दफ़ा म्यूल की प्रोडक्शन इन दोनों के मिलाप से ही होती है। ऐसा नहीं है कि म्यूल दोबारा खुद आप रिप्रोड्यूस करें और अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो ऐसा चूंकि पॉसिबल नहीं है, इस वजह से म्यूल कोई नई स्पीशीज़ नहीं है। और इसी तरह से हॉर्स और डंकी भी एक स्पीशीज़ नहीं है, क्योंकि जब ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाला ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल नहीं है बल्कि स्टेराइल है। इसके अलावा जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है, और ये एक कुछ डिस्टिंग्विशिंग करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं जो कि उन्हें दूसरी स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे पीछे हमने मुख्तलिफ फाइलम्स के अंदर फाइलम्स के करैक्टर पढ़े कि ये इस फाइलम का करैक्टर है, इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज़ के करैक्टर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज़ हैं और उनके कुछ करैक्टर्स हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और स्पीशीज़ में नहीं पाए जाते। तो इस वजह से वो इस स्पीशीज़ को, ह्यूमन बीइंग को, दूसरी स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं ये करैक्टर्स। तो हर स्पीशीज़ के इस तरह के डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर्स होते हैं जो कि उनको दूसरी स्पीशीज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब पता कैसे चलेगा कि ये एक स्पीशीज़ है, ये दूसरी स्पीशीज़ है, यानी कि हम स्पीशीज़ को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फिज़िकल ट्रेट देखकर, यानी ज़ाहरी शक्ल देखकर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ज़ाहरी शक्ल देखकर समटाइम हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ स्पीशीज़ जो ज़ाहिर बिल्कुल एक जैसी लग रही होती हैं लेकिन वो सेम स्पीशीज़ नहीं होती, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसी स्पीशीज़ जो हैं इनको हम क्रिप्टिक स्पीशीज़ कहते हैं, जो कि देखने में, अपीयरेंस में तो बिल्कुल सिमिलर होती हैं लेकिन ये जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। तो क्रिप्टिक स्पीशीज़ में फ़िज़िकल ट्रेट्स को देखकर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर किस तरीके से स्पीशीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखा है कि स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इनमें पाई जाती है, यानी एक स्पीशीज़ के मेंबर दूसरी से रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो वो मेंबर्स जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं वो एक स्पीशीज़ बन जाते हैं। अर्नस्ट मायर ने ये कंसेप्ट दिया था कि रिप्रोडक्शन की बेस पर हम स्पीशीज़ को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। According to this concept, species are groups of interbreeding natural populations. Members of different species don't typically mate और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी तो वो आपस में मेट नहीं करेंगी, और अगर उनकी मेटिंग आर्टिफिशियल वे में करवा भी दी जाती है तो उनमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे।
अब स्पीशिएशन होता क्या है? स्पीशिएशन वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। पहले कम स्पीशीज़ थी और वो स्पीशीज़ आगे डिफ्रेंशिएट होके एवोल्यूशनरी प्रोसेस से नई नई स्पीशीज़ बनी, जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी में मुख्तलिफ फाइलम्स में देखते आए हैं। और हमने ये बात की कि इस फाइलम से ये फाइलम ओरिजिनेट हुआ, यानी कि न्यू स्पीशीज़ पुरानी स्पीशीज़ से ओरिजिनेट होती हैं और इस प्रोसेस को स्पीशिएशन कहा जाता है। स्पीशिएशन इस तरीके से होती है कि जब किसी स्पीशीज़ में कुछ मेंबर्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं कि वो बाकी मेंबर्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो फिर एक नई स्पीशीज़ बन जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब हो जाती है तो जो बाकियों से आइसोलेट हो जाते हैं वो एक नई स्पीशीज़ के मेंबर बन जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट क्यों हो जाते हैं? वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से आइसोलेट हो जाते हैं। स्पीशिएशन के कई मेथड हैं, कई तरीके हैं। पहला एलोपैट्रिक, दूसरा पेरीपैट्रिक, थर्ड पैरापैट्रिक और फोर्थ सिम्पैट्रिक है। पहला एलोपैट्रिक, दूसरा पेरीपैट्रिक, तीसरा पैरापैट्रिक और चौथा सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन मेथड है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन कैसे होती है? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन एक स्पीशीज़ के मेंबर्स जोग्राफिकली सेपरेट हो जाते हैं इनटू 2 और मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें कि ये देखें कि एक जगह पर ये स्पीशीज़, ये एलोपैट्रिक वाले, ठीक है, एलोपैट्रिक एवोल्यूशन इस तरीके से हो रही है कि स्पीशीज़ के मेंबर इस एक जगह पर रहते थे। सबसे पहला स्टेप हुआ कि ये एक जगह आगे दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है, जोग्राफिकली इसके ये हिस्सा अलग हो गया और दूसरा हिस्सा, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा एक दूसरे से अलग हो गए। ये दरमियान में पार्टीशन आ गई। जब इनके दरमियान में पार्टीशन आ गई तो इधर वाले अलग से रिप्रोड्यूस करने लग गए एक दूसरे के साथ ही, और इधर वाली मेंबर्स एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करने लग गए। चूँकि दरमियान में इनके बैरियर था, एक गैप था, इस वजह से ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। जब इन्होंने सेपरेटली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो इनमें अलग से जेनेटिक चेंजेस हो गई और इनमें अलग से जेनेटिक चेंजेस हो गई। जब ये जेनेटिक चेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई कि ये एक दूसरे के साथ अगर इनको एक ही जगह पर इकट्ठा कर भी दिया जाए, जैसे कि ये जगह है सेंटर वाली, यहाँ पर अगर इकट्ठा कर भी दिया जाए तो ये एक दूसरे से रिप्रोड्यूस ना करें। तो जब ये ऐसी कंडीशन में जब इनको एक ही जगह पर रखा भी जाए और फिर उसके बावजूद ये वाले और ये वाले एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ बन गई हैं। और इसकी एग्जाम्पल डार्विन की फिंचेस हैं। डार्विन ने स्टडी की थी फिंचेस, उसने देखा था कि बज़ाहिर वो बिल्कुल एक जैसी हैं। गैलापागोस आइलैंड पे उसने ऑब्ज़र्व किया कि मुख्तलिफ आइलैंड्स जो कि एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हैं, पहले ये एक ही ज़मीन पे थे लेकिन बाद में अलग अलग हो गए, वहाँ पर पाई जाने वाली फिंचेस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुकी हैं और वो डिफरेंट स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो ऐसा किस वजह से हुआ? उनके जोग्राफिकल स्पेस, उनके जोग्राफिकल एरिया की आइसोलेशन की वजह से। तो जोग्राफिकल एरिया के सेपरेशन होने की वजह से जो नई स्पीशीज़ बनती हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन ये आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा होता है कि जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पर पहले इकट्ठी रह रही थी लेकिन उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक साइड पे चले गए, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं हुए लेकिन एक साइड पे चले गए। जब ये एक साइड पर हैं यानी कि एट द एज पाए जाते हैं, ठीक है, ये मेन जगह है और ये उसका एज है, ये मेंबर्स एट द एज पाए जाते हैं। जब ये एट द एज पाए जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सेपरेटली और आहिस्ता आहिस्ता ये एक अलग पॉपुलेशन बन जाते हैं और ये एक अलग स्पीशीज़ बन जाते हैं। यहाँ पर जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होता है और जो पॉपुलेशन उससे सेपरेट हुई है उसका साइज़ छोटा होता है। यहाँ आप देखें कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसका साइज़ बड़ा है और जो सेपरेट हुई है उसका साइज़ छोटा है। अदरवाइज़ ये एलोपैट्रिक स्पीशिएशन से ही रिजेंबल करता है, उसी तरीके से इसमें भी सेपरेशन हुई है लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन दो पार्ट्स में सेपरेट हो गई थी। यहाँ पर मेन पॉपुलेशन तो उसी तरह रही है लेकिन एक छोटी सी पॉपुलेशन उससे अलग हुई है। इस वजह से जो पॉपुलेशन अलग हुई है उसको हम मेन पॉपुलेशन की सब पॉपुलेशन कहेंगे।
ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और ये इसकी सब पॉपुलेशन है। सब पॉपुलेशन में चूँकि मेंबर्स कम होते हैं, इस वजह से वहाँ पर जीन्स भी कम होते हैं और कम जीन होने की वजह से यहाँ पर एवोल्यूशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल कैन बी सीन इन आइलैंड स्पीशीज दैट इवॉल्व फ्रॉम अ स्मॉल फाउंडिंग पॉपुलेशन। इस इफ़ेक्ट को फाउंडर इफ़ेक्ट कहते हैं, जिसमें एक लार्ज पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है और वो फिर स्मॉल पॉपुलेशन एक अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इस इफ़ेक्ट को फाउंडर इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पैरापेट्रिक स्पीशिएशन। पैरापेट्रिक स्पीशिएशन में भी स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है लार्ज पॉपुलेशन से, लेकिन यहाँ पर जोग्राफिकल सेपरेशन नहीं है, बल्कि उनका एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से ये सेपरेशन होती है। यहाँ आप देखें, ये पैरापेट्रिक स्पीशिएशन को शो कर रहा है। यहाँ पर ये स्मॉल पॉपुलेशन है और ये लार्ज पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर ये दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से सेपरेट हो गई थी पैरापेट्रिक में। यहाँ ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई, ये यहाँ से सेपरेट नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनमें जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो फिर इनमें स्पीशिएशन क्यों होती है? एक्चुअली यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक साथ बिल्कुल साथ साथ वाले एरियाज़ में एनवायरनमेंट डिफरेंट हो? तो एनवायरनमेंट में सॉइल जैसी कंडीशंस आ सकती हैं कि इस एरिया की सॉइल टाइप और है, इस एरिया की सॉइल टाइप और है, तो यहाँ उगने वाली ग्रास में और तरह की चेंजेस आ जाएंगी, जबकि यहाँ उगने वाली ग्रास में और तरह की चेंजेस आ जाएंगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस टाइम के साथ इतनी ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगी कि यहाँ वाली ग्रास इधर वाली ग्रास से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी और ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ बन जाएंगी। तो ऐसी स्पीशिएशन जो कि एडजेसेंट एरियाज़ में होती है लेकिन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, इसको हम पैरापेट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन किस तरह से होती है? इस तरह की स्पीशिएशन जिसको हम सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन कह रहे हैं, ये उस पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए ही ये जो डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं ये न्यू स्पीशीज़ के बनने को दिखा रहा है। तो ये न्यू स्पीशीज़ सेम एरिया के अंदर रहते हुए सेम एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए बनती है। अगर ये सेम एनवायरनमेंट है, किसी किस्म की आइसोलेशन नहीं है, तो फिर ये न्यू स्पीशीज़ क्यों बनती है? तो हम इसको देखते हैं। ये स्पीशिएशन अमूमन पोलीप्लॉइडी की वजह से होती है। यहाँ पर ऐसा होता है कि एक मेंबर जो कि डिप्लॉयड था, फॉर एग्जांपल वो डिप्लॉयड था, वो नेक्स्ट जनरेशन में पोलीप्लॉइड बन जाता है। तो इसमें चूँकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, नेक्स्ट वाले में 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, उससे अगले में 8 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और इस तरह से ये पोलीप्लॉइड जो हैं ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनमें इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते जाते हैं और ओरिजिनल स्पीशीज़ से ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो पोलीप्लॉइड स्पीशीज़ बनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है और एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एक और वजह निश डिफ्रेंशिएशन की भी है कि डिफरेंट निशेस होने की वजह से भी ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो मेन एनवायरनमेंट तो एक ही है लेकिन उसके अंदर निश डिफरेंट है। अब आपने स्टार्ट में निश में पढ़ा कि निश जो है वो रोल ऑफ स्पीशीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो निश के मीनिंग है वो रोल ऑफ स्पीशीज़ के नहीं बल्कि मेन हैबिटेट के अंदर उसका अपनी स्पेस जहाँ पे वो स्पीशीज़ रह रही है वो उसकी निश कहलाती है। तो अगर किसी स्पीशीज़ की निश बाकी सबसे डिफरेंट हो जाती है, यानी बाकी सारे मेंबर्स तो यहाँ इर्द गिर्द रह रहे हैं लेकिन कुछ मेंबर हैं कि वो स्पेसिफिकली यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, तो उनके रिसोर्सेज भी बाकियों से डिफरेंट हो जाएंगे। वो सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अब चूँकि इनके रिसोर्सेज डिफरेंट हैं तो इस वजह से इनमें आहिस्ता आहिस्ता बाकियों से आइसोलेशन होती जाएगी और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने के बाद एक नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे।